हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सरोकार 46 में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पीछे के वीडियो में हमने स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट के जो 4 भाग थे, जो ईरा कालखंड के हिसाब से जो डिवाइड किया गया है, उसका फर्स्ट पार्ट के में हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस तरह से हमारे स्कॉलरों ने, हमारे राइटरों ने किस तरह से जेम्स वाट स्टीम इंजन का आविष्कार करते हैं और उनका प्रभाव किस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर, दुनिया के डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। इनका जो बुक आया वो द वेल्थ ऑफ नेशन, उसने एक रिवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। मॉनेटरी सिस्टम, रुपये पैसे की लेन देन, उसके कारणों को, किसी नेशन का वेल्थ, किसी किंगडम का, उस वक्त किंगडम हुआ करता था, किंगडम का राजस्व खजाना किस तरह से प्रभावित होता है समाज के एक्टिविटी के द्वारा, उन सभी चीज़ों को अलग डायमेंशन के साथ उसमें मेंशन किया गया है। चूँकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1776 78 1780 के आसपास स्टार्ट हुआ था और ये अपने चरम पे 19th सेंचुरी के लास्ट तक पहुंच गया था। एक सीरीज सा डेवलप हो गया था, नए नए मशीनरीज का आने का, नए नए टूल्स डेवलप हो रहे थे। और उसी बीच जब जेम्स वाट का स्टीम इंजन आता है तो पावर सेक्टर को बहुत ही चीप कर देता है, बहुत ही आसान कर देता है, जिससे रेल का इंजन का चलना हो, बड़े बड़े कल कारखाने का चलने का जो खर्च है वो बहुत हद तक एक लिमिट में आ गया। और इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल लोगों ने इसे और सपोर्ट किया और ये आगे बढ़ा। लेकिन प्री क्लासिकल मैनेजमेंट के टाइम में रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने कि वर्कर्स के ऊपर बहुत काम किए थे, जिन्होंने कि चाइल्ड लेबर के दुरुपयोग के बारे में दुनिया को अवगत कराया और अपने वर्करों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये भी उन्होंने बताया था। उसी तरह चार्ल्स बेबेज का कारखाने का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है, या उसका जो आउटपुट हम बोल सकते हैं, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, ये भी उन्होंने हमें चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही, उनके मेथोडोलॉजी, उनके थॉट्स प्रोसेस से ही मिलता है। इसके अलावा बहुत और भी थ्योरिस्ट हुए, स्कॉलर्स हुए, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है उस कालखंड में, प्री क्लासिकल मैनेजमेंट के टाइम में। वो थे एंड्री यूरे, चार्ल्स डॉपिन एंड हेनरी रॉबिन्सन टॉने। इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। अब हम लोग आते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट ईरा। 1880 टू 1930 के बीच की जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोग क्लासिकल मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं। इस वक्त तक जो फैक्ट्री सिस्टम था अमूमन डेवलप हो चुका था। मैनेजमेंट उस वक्त अपने नेसेंट स्टेज में होते हुए भी बहुत ही तेजी के साथ इसके अंदर
डेवलपमेंट हो रहे थे। जो मॉब क्रिएट हो गया था टाउनों में जहाँ पे इंडस्ट्रीज थे, वहाँ पे जो लोगों का वहाँ पे पहुँचना, उनको एज ए लेबर, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए एक आप बोल सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, या किसी भी रूप में काम करने में जो भीड़ लगी थी, उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता थी, कुछ लोगों की आवश्यकता थी जिनमें एक विशेष गुण हो, और वो गुण हो लीड करने का, वो गुण हो लोगों को समझाने का, वो क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर मॉब को कंट्रोल करने का। और ये सभी चीज़ें उस वक्त नेसेंट स्टेज में होते हुए भी एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, जिसे हम आप नोशन ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। धारणा जो मैनेजमेंट की थी वो अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। और उसी वक्त हमें कुछ स्कॉलर लोगों का, कुछ थ्योरिस्ट लोगों का, कुछ राइटर लोगों का साथ मिलता है। उनमें से हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर, उसी में है हेनरी फेल, उन्हीं लोगों में है मैक्स वेबर। इनके अलावा फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, हेनरी फेल, जिनके बारे में मैंने पहले भी बोला, इन लोगों ने बहुत सा काम किया। और इनका काम करना उतना इम्पोर्टेंट था जितना कि इनका जो इन्होंने काम किया, उस निष्कर्ष को, उस मेथोडोलॉजी को इन्होंने बुक के रूप में पब्लिश करवाया। और इससे इनका जो ख्याति था वो बढ़ा ही बढ़ा। इन्होंने जो मैकेनिज्म निकाला, उसकी एडप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये हर तरफ अक्रॉस द इंडस्ट्री बहुत ही हाथों हाथ लिया गया। इट्स एक्सेप्टेबिलिटी वॉज वेरी 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 पॉजिटिव, एंड डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज वेरी हाई। इसमें फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने जो काम किया, उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ को रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। उनका कहना है कि जो जैसे चला रहा है थम्स रूल के हिसाब से, यानी जिसको जैसे सूट किया उसने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। अगर आप ऐसा करेंगे तो जिग वे में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम अपने काम को तो कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन इसकी जो सर्टेनिटी है, इसका जो एश्योरेंस है, इसका जो कंसिस्टेंसी है, वो हमें नहीं मिलता है। इसको हमें साइंटिफिक ढंग से करना होगा। जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बार बार रिपीट करने के बाद सेम रिजल्ट देता है, उसे अडॉप्ट करना होगा। कुछ टूल्स को, कुछ साइकोलॉजिकल हो, सोशियोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, या इकोनॉमिक से ड्राइव हो, जो भी हम प्रिंसिपल या टेक्निक हम यहाँ यूज़ करते हैं, उसे हमें बार बार टेस्ट करना होगा। और कंफर्मेशन के बाद उसे अपने साथ रखना होगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, बहुत सारे टेक्निक्स दिए, जिस पे हम आगे विचार करेंगे। लेकिन फ्रेडरिक विल्सन टेलर्स का जो बुक आया है, उसके बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ों को सरल करने में समाज को बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट के लिए हेनरी फेल्स को फादर बोला जाता है। मैक्स वेबर, जिन्होंने कि ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स का उन्होंने ये रखा, नींव रखा, मैक्स वेबर,
उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। इन सभी लोगों ने क्लासिकल मैनेजमेंट एरा में, दैट मीन्स विद इन 1880 टू 1930 के बीच, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ का। मैनेजमेंट, हाउ विल मैनेजमेंट बिहेव एंड हाउ एज ए डिसिप्लिन इट विल बी लुक लाइक। इन्होंने एक ब्लूप्रिंट देने में ये सभी लोग समर्थ हुए थे, जिन लोगों का मैंने नाम लिया अभी। इसमें मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ऑफ के हेनरी फेल हो, जिनका कि 14 प्रिंसिपल्स हैं, 6 एक्टिविटीज़ है, ये सभी के ऊपर इन्होंने जो काम किया उसका समाज को बहुत फायदे हुए। इसमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। फर्स्ट, हमारे फ्रेडरिक विंसल टेलर का जो पेपर आया, जो बुक आया था, वो इंग्लिश मीडियम में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था, और हेनरी फेल का आया था वो फ्रेंच में था। इंग्लिश को एक व्यापक मान्यता होने के कारण, बहुत बड़ा स्प्रेड होने के कारण, इनकी जो ख्याति है, इनकी बुक की जो ख्याति है, इनका जो बेनिफिट लोगों को मिला वो बहुत लोगों को मिला, बहुत जल्द मिला। लेकिन हेनरी फेल का जो बुक आया वो फ्रेंच में आया। इन्होंने भी 1909 में ही, 1909 में ही पब्लिश किया था, बट इट वाज इन विच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। सो इनकी बाउंड्रीज बहुत ही कंट्रोल्ड थी, बहुत सीमित थी। जब इनका वही बुक को हमने, समाज ने इंग्लिश मीडियम में पब्लिश किया तो इसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी ट्रेमेंडसली बहुत ज़्यादा थी, बहुत से बहुत ज़्यादा थी। और इसके पीछे 2 रीजन, एक कारण और था, वो था दोनों का इंजीनियर होना और जीरो से स्टार्ट कर अपने सिस्टम में, अपने हायरार्की में टॉप तक पहुंचना। और इन्होंने बहुत ही लिमिटेड टाइम में ये एडवांसमेंट प्राप्त किया, ये प्रगति इन्हें मिली, ये प्रोग्रेस इन्हें मिली। और उसके पीछे इनके थॉट प्रोसेस थे। इनके थॉट प्रोसेस इतने एडाप्टेबल थे कि इनके जो भी कंपनी में इन्होंने काम किया वो सभी रिकॉर्ड तोड़े अपने प्रॉफिट के, अपने प्रोग्रेस के। और इसलिए एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने ना ही केवल अपने बुक को के माध्यम से खुद को साबित किया, जबकि एक प्रोटोटाइप के रूप में ये इनका बिजनेस, एक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और हेनरी फेल एक माइनिंग इंजीनियर थे। इन दोनों का एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन्होंने अपने वर्किंग आवर्स में सो मेनी एक्सपेरिमेंट किया, उसे कंफर्म किया और एश्योरेंस के बाद, अपनी एश्योरेंस के बाद इसे पब्लिक के लिए इन्होंने एक बुक के रूप में पब्लिश किया। उसी तरह से मैक्स वेबर का भी काम जो ब्यूरोक्रेसी के साथ है, ब्यूरोक्रेसी इज नथिंग बट वर्किंग अंडर ए कंट्रोल डिसिप्लिन। हम कंट्रोल डिसिप्लिन इसलिए बोलते हैं कि यू शुड बी पनिश। अगर आप एक डिसिप्लिन में हैं और आपको वो करना ही करना है, यू हैव टू डू दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस तरह से एक क्या होता है, आउटपुट सुनिश्चित हो जाता है। इसके कुछ प्लस पॉइंट थे तो इसके कुछ माइनस पॉइंट थे जो आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। हम इस वीडियो को इन ए कंटिन्यूटी 3rd वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद।